हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल जीएम एजुकेशन में आप सबों का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं इतिहास के संबंध में। और ये इतिहास जो है आपको पारा शिक्षक आकलन परीक्षा हो या सीटेट हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, सबों में आपको जो है ये पूछेगा। तो जो इतिहास का सबसे जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं कि इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम लोग पहले प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत। इसी तरह अन्य विषय भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, है ना, और साधारण जो जनरल नॉलेज है उसको तैयार करेंगे तो एक सामान्य ज्ञान हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे पारा आकलन परीक्षा लिखने वाले साथीगण और जो सीटेट भरे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य 2 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? मुख्यतः 2 स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो वे स्रोत जो किसी खुदाई में मिले हैं या कोई अभिलेख में मिला है या किसी सिक्का में चित्र अंकित है या किसी दीवार में या किसी गुहा लेख में या किसी स्तंभ में, है ना, इस तरह का। तो इनको देखिए, पुरातात्विक स्रोतों को इस तरह से बांटा गया है। अभिलेखों में आप यहाँ पे गुहा लेख या स्तंभ लेख भी जोड़ सकते हैं, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला। ठीक है, इन सब से जो जानकारी जुटाई गई और उससे विभिन्न कालखंड का ज्ञान प्राप्त किया गया, जैसे मौर्य काल हुआ या हर्षवर्धन का काल या सातवाहन का, है ना। तो ये जितने भी कालखंडों के इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, इन्हीं सब से इतिहासकार लोग जो है यानी उसकी कहानी या उनके जो वंशज है या उनसे संबंधित स्मृति चिन्ह है ना, वो सारा चीज एकत्रित करके इतिहास को बनाया है। तो देखेंगे हम लोग, जैसे अभिलेख हो या स्तंभ लेख, जैसे अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, स्मारक एवं भवन, विभिन्न मंदिर, उस समय के प्राचीन मंदिर, है ना, और भी कई तरह के भवन निर्माण उस समय किए गए थे, कई तरह के किले का निर्माण किया गया था। सिक्के मिले हैं, जैसे मौर्य काल से सातवाहन वंश के, कुषाण वंश के, है ना। तो इससे फिर मूर्तियां भी उन सारे वंशों से मिली है, बहुत सारी मूर्तियां, जैसे नटराज की मूर्ति मिली है ना, और भित्ति चित्र बहुत सारा दीवार पे अंकित किया गया था। चित्रकला, विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं बनाई गई थी उस समय। तो उन सब से जो है ये इतिहास बनाया गया है। ठीक है, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो आते हैं, एक भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में इसको 3 भाग में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और ये संगम साहित्य। यहाँ पे छूट गया है, ये है संगम साहित्य। ठीक है, तो 3 तरह के साहित्य, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और संगम साहित्य। अब देखते हैं हम लोग धार्मिक साहित्यों में, उसको भी बांटा गया है ब्राह्मण साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में। कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे ब्राह्मण साहित्य में जो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, उपवेद, सरदर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति, ये सारे जितने भी जो उस समय के ग्रंथ थे, है ना, और जो वहाँ से जो भी ऐतिहासिक सामग्रियाँ मिली, जो लिखा हुआ है ना, या चित्र बनाया हुआ है, उन सारे चीज़ों को एकत्रित करके प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया है। तो देखिए, हम लोग वेद के संबंध जानते हैं। जैसा ज्ञात हुआ है, वेद 4 थे। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पूछता है वेद कितना है, तो 4 है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के बाद में आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ये भी 4 है, हालांकि जगह नहीं है। जैसे शतपथ
इसमें छूट गया है, ऐतरेय, कौशितकी, गोपद, शतपथ, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक जिसको जंगल में जा करके ऋषि मुनि लोग लिखा करते थे, है ना, जैसे तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय और भी बहुत सारे आरण्यक है। उपनिषद, जैसा आप जानते हैं कि 108 उपनिषद लिखा गया है, जिसमें से मुख्य उपनिषद जैसे छांदोग्य, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इस तरह से 108 है। वेदांत 6 है, जैसे 6 का नाम इसमें आ गया है इसलिए लिख दिए हैं, बाकी यहाँ 108 का तो आएगा नहीं। तो वेदांत 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसी तरह सभी वेदों का, चारों वेदों का 4 उपवेद भी है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। षड दर्शन यानी दर्शन शास्त्र जो है 6 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये जो है 6 दर्शन है। आगे फिर महाकाव्य जानते हैं हम लोग कि रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं। पुराण 18 पुराण है, जिसमें से देखिए मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, ये है। फिर स्मृतियां हैं, जिसमें मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सभी मुख्य हैं, और भी स्मृतियां हैं, ठीक है। ये था ब्राह्मण साहित्य, जितना ये था ब्राह्मण साहित्य। बौद्ध साहित्य जो है, यानी जब बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था उस समय बौद्ध साहित्य भी लिखा गया था, तो उसमें त्रिपिटक जो थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके अलावा उस समय के बौद्ध साहित्य और थे मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र जो अशोक घोष ने लिखा था, फिर उस समय का दिव्यावतार, ये सभी जो बौद्ध साहित्य है, इनसे भी उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे मौर्य वंश के बारे में, हर्षवर्धन के काल के बारे में, ठीक है, वर्धन वंश के बारे में, तो इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जैन साहित्य, जब जैन धर्म का उत्थान हुआ था उस समय भी साहित्य लिखे गए थे, है ना, तो जैसे परिशिष्ट पर्व हो गया, भद्रपाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये जो महत्वपूर्ण जैन साहित्य थे, इन सब से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर इसके अलावा जो है, ये तो थे धार्मिक साहित्य के बारे में हम लोग जान गए। अब धर्मेतर साहित्य यानी धर्म से हट करके भी साहित्य को लिखा गया था, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आप जान रहे हैं कि जो कौटिल्य थे वो मौर्य काल में थे, है ना, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था और घनानंद का वंश को समाप्त किया था, ठीक है, नंद वंश को समाप्त किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौन लिखा था? कौटिल्य। ये आप जान लीजिए, ये भी आपको पूछेगा सवाल में कि अर्थशास्त्र क्या है। ये राजनीति संबंधित है, ये अर्थशास्त्र अर्थ का विज्ञान नहीं है, ठीक है, कभी कभी सवाल घुमा पूछता है। फिर कल्हण की राजतरंगिणी को लिखा है कल्हण ने, है ना, ये भी जो बुक है राजतरंगिणी, इससे भी प्राचीन भारत का इतिहास का जानकारी। पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, जिसको पाणिनि ने उस समय लिखा था, ठीक है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस एक किताब है जिससे मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है, जिसको विशाख दत्त ने लिखा था। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, ये अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक कालिदास ने लिखा था। मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम और मेघदूतम, ये भी कालिदास ने लिखा था, और इन सब किताब से जो है बहुत सारा जानकारी मिलता है। बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी, ये हर्षचरित और कादम्बरी 2 पुस्तक जो थे, तो बाणभट्ट के और भी पुस्तक थे, है ना, एक और भी था, रत्नावली भी था, है ना। तो इस तरह से ये मुख्य जो हर्षचरित और कादम्बरी जिसको बाणभट्ट ने लिखा था, तो यहाँ पे हर्षवर्धन वंश के क्या बोलते हैं उसको, वर्धन वंश के बारे में जो है इसकी जानकारी मिलती है। फिर संगम साहित्य से दक्षिण भारत के जो शासक उस समय हुआ करते थे, है ना, तो संगम वंश आप लोग नाम सुने होंगे, तो उस समय संगम साहित्यों का ये हुआ था, लिखा गया था। तो उसमें मुख्य थे तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक, चिंतामणि, ये सभी संगम साहित्य से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर विदेशी साहित्य यानी यूनान और रोम से जो यहाँ पर आए थे, या फिर जो भी घूमने के लिए आए इंडिया में, जैसे मेगास्थनीज आए थे, ठीक है, टोलमी आए, हेरोडोटस आए, न्यूयॉर्कस आए, एरिस्टोब्यूलस आए, ठीक है, ये सभी यूनानी जो थे, उन्होंने यहाँ के संबंध में जो इतिहास लिखे,
जिससे ये पता चलता है कि उस काल में किस तरह की राजनीति चलती थी, कौन कौन वंश आए, कैसे उन्होंने शासन किया, उनकी शासन पद्धति क्या थी, ये सारी जानकारी मिलती है। दूसरा है चीनी यात्रियों के विवरण। अब देखिए, जो ह्वेनसांग आए जिसमें हर्षवर्धन के समय, फाहियान आए, है ना, जमहूरी काल के समय, तो इन लोगों ने यहाँ पे अपना यात्रा, भले अपना कुछ अलग उद्देश्य से आए थे, लेकिन दरबार में रहे, जिनके दरबार में रहे, मौर्यों के दरबार में, है ना, या वर्धन के दरबार में, तो उन्होंने उस समय के शासन का इतिहास लिखा, है ना, और विभिन्न पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकों से इतिहास का जानकारी इकट्ठा करके प्राचीन भारत का इतिहास लिखा है। अरब यात्रियों के विवरण। कुछ अरब यात्री भी आए थे, जिसमें अबू रेहान, अलबरूनी, अलमसूदी, मार्को पोलो, इन लोगों ने भी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी थी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इतिहासकारों ने जो जानकारी जुटाई और जो इतिहास लिखा है विभिन्न कालों का, तो विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है ना। इतिहासकारों ने अपनी सोच को भी उसमें डाला है, कभी कभी उसमें अंतर दिखाई पड़ता है जब हम लोग इतिहास का गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिस स्रोत से हमको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो इससे संबंधित बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा उसको मैं आपको कल ऑब्जेक्टिव तरीके से डाल दूंगा। यानी आपको ये लेक्चर मेथड से बताया गया, फिर आपको जो है एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का दिया जाएगा, और तीसरा जो मेरी प्रक्रिया होगी वो होगी टेस्ट। टेस्ट आपको बाद में लिया जाएगा जब कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चैनल नया है और ये टॉपिक हम लोग नया चूज किए हैं आकलन परीक्षा को बढ़िया से तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, संकल्पित है हम, इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर जीएम एजुकेशन को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।